बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बीपीसीसी 133 के हवाले से आपके सामने मैं एक बार फिर से एक नए उन्वान के साथ एक नए टॉपिक के साथ मौजूद हूँ। कुछ ऐसी गुफ्तगू करने जो शायद आप उससे अनजान भी हैं और नहीं भी हैं, यानी कि आप उससे वाकिफ भी हैं और आप उसका सामना भी करते हैं, लेकिन शायद आप उससे अच्छी तरह वाकिफ नहीं हैं। तो आपको उन सारे उन्वान से, उन सारे टॉपिक्स के साथ अच्छी तरह से आपकी पहचान कराने के लिए आपसे आपको आपकी जानकारी के लिए मैं फिर से हाजिर हूँ। डिसऑर्डर्स ऑफ एंजाइटी, फियर, पैनिक एंड ऑब्सेशन के तहत आज हमारी गुफ्तगू होगी खौफ के बारे में, दहशत के बारे में और परेशानी, इज़्तिराब या एंजाइटी के बारे में। नाजरीन, आप इन लफ्ज़ों से अनजान नहीं हैं। जहाँ तक हम सबकी जानकारी है कि हम इन लफ्ज़ों से रोज़ाना रूबरू होते हैं या उसे महसूस करते हैं। खौफ, दहशत या फिर परेशानी, जिसे एंजाइटी कह ले, इज़्तिराब कह ले, इनसे हम अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं और ये हमारे ज़िंदगी का हिस्सा है। वैसे तो नफ्सियात में जितने सारे भी उन्वान हैं, जितने सारे भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं, उनसे उन सब से हम अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। फ़र्क बस इतना है कि हम उसे अपने सिलेबस के एक हिस्से के तौर पर, अपनी पढ़ाई के तौर पर उसकी जानकारी थोड़े ज़्यादा साइंसी तरीके से या उसको किताबी तौर पर जानने की कोशिश करते हैं। तो नाजरीन, डर, खौफ और परेशानी, बेचैनी, ये तीनों चीज़ें आपस में एक साथ जुड़ी हैं और इनसे ये सब हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इनसे रूबरू होते ही रहते हैं। जैसे आपको अगर अपना इम्तिहान देना है, आपको परेशानी होगी, आप उससे आपको घबराहट होती है, आप उसकी परेशानी में मुब्तला तब तक रहते हैं जब तक कि आपका इम्तिहान अच्छे तरीके से गुजर ना जाए। ये एक मिसाल हो गई। दूसरी मिसाल ये है कि अगर आपको किसी से मिलने जाना है, तो अगर आपको देरी हो रही है, आपका वक्त जो है वो ज़्यादा निकल रहा है, तब आपको परेशानी होती है। या बिजली कड़कती है, आप खौफजदा हो जाते हैं, ज़लज़ला महसूस करते हैं, आपकी घबराहट और बढ़ जाती है। इसी तरीके से आपने किसी से कुछ ऐसी अनहोनी के बारे में अगर सुन लिया कि किसी खतरे की गुंजाइश है या किसी खतरे का अंदेशा है, तो हम दहशत ज़दा हो जाते हैं। ये सब हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुबह शाम, हर दिन हर वक्त हमारे साथ ऐसा कई बार होता है और हम उनका सामना करते हुए अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। तो नाजरीन, आज हम इसी टॉपिक पर, इसी उन्वान पर अच्छे से गुफ्तगू करके ये जानेंगे कि वाकई ये जो बेचैनी है, ये घबराहट है, खौफ और दहशत है, ये क्यों होता है, कैसे होता है, क्या इसका उपाय करना चाहिए, इसकी जो इलामत है वो क्या है और इसका इलाज क्या है। यानी कि हम अगर इस दौर से गुजरते हैं कि हम किसी परेशानी में मुब्तला हैं, हम खौफज़दा हैं, हम दहशतज़दा हैं, तो हम उससे कैसे बच सकते हैं, हम उसको कैसे कम कर सकते हैं और उसको घटा करके अपनी ज़िंदगी को हम बेहतरीन बना सकते हैं। तो एंग्जाइटी या जो बेचैनी जिसे हम कह सकते हैं, वो कुछ यूँ होता है कि वो हकीकी नहीं है। हकीकी नहीं है यानी कि वो अभी हमारे सामने जिस चीज़ से हम परेशान होते हैं, वो चीज़ अभी नहीं है। अगर आप इस बात से परेशान हैं कि हमारा इम्तिहान होगा और वो कैसा होगा और पता नहीं हम फेल होंगे या पास होंगे, ये अल्लाह जानता है। तो ये चीज़ चूँकि अभी नहीं हो रही है, लेकिन ये चीज़ आपको परेशान करती है। यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो कि अभी तो नहीं हो रही है, लेकिन आगे हो सकती है, इसके अंदेशे से जो परेशानी या जो घबराहट हमको होती है, वो हम
एंजाइटी उसको उसको कहते हैं। डर या खौफ ऐसी चीज होती है जिसमें जो जिस चीज से हम डरते हैं या जो चीज हमारे डरने की वजह है वो हमारे सामने मौजूद होती है और वो हकीकी होती है या हम उससे गुजर रहे होते हैं। जैसे कि आपने सांप, अगर आपके कमरे में सांप निकल आए तो उस सांप को देख करके आप खौफजदा हो सकते हैं। बिजली कड़कती है तो उस बिजली की जो भयानक आवाज होती है उस गड़गड़ाहट से आप खौफजदा हो सकते हैं। तो ये फियर या खौफ कहलाता है। और पैनिक ऐसा होता है जो कि बहुत ज्यादा ताकत के साथ, फोर्स के साथ आती है और जिसमें हम अपने खौफ से, अपने डर से जरूरत से ज्यादा डर महसूस करने लगते हैं या दहशत ज़दा हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी ये बात है। और इसमें खास तौर पे जो खास बात ये होती है कि हमारे जिस्मानी जो हरकत हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कि आपका हार्ट रेट बढ़ सकता है, दिल की धड़कन जो है वो बढ़ सकती है, आप पसीने से शराबोर हो सकते हैं वगैरह वगैरह। तो जिस्मानी जो इलामत है वो इसमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो एंजाइटी, फियर और पैनिक ऐसी चीज है जिसका आपस में ताल्लुक तो है, लेकिन कभी कभी इसका ताल्लुक जो है वो हमारे फ्यूचर से जब होता है तो वो एंजाइटी होता है। जब हमारे जो सामने की चीज से हमको डर और घबराहट होती है वो खौफ हुआ। और जिस चीज में जो बहुत तेजी के साथ जब हमारे अंदर डर और खौफ जब पनपने लगता है तो उसे हम पैनिक कहते हैं। नाजरीन, इस पैनिक या जो घबराहट है उससे हम अभी इस कोविड के दौरान बहुत ज्यादा रूबरू हुए हैं। इससे हम सब वाकिफ हैं कि आपने भी महसूस किया होगा और हम सब ने महसूस किया कि जितनी घबराहट होनी चाहिए उससे ज्यादा घबराहट हमें उस बीमारी के नाम से होती थी, सिर्फ इसलिए होती थी क्योंकि हमें लगता था कि ये बीमारी ऐसी है जो लाइलाज है, ये बीमारी ऐसी है जिससे मौत का खतरा है। और इस इन सब वजहात से हमारा जो डर था वो पैनिक में बदल गया था और कई तरह की जो जिस्मानी हरकत है वो हमारे बढ़ गए थे, जिसकी वजह से हम कहीं ज्यादा किसी दूसरी बीमारी के शिकार हो गए थे। तो एंजाइटी, फियर और पैनिक का रिश्ता कुछ इस तरीके से होता है। अब फर्क क्या है कि जो बेचैनी है, जो घबराहट होती है हमारी, उस घबराहट में और जो खौफ है उसका, उसमें क्या फर्क है। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जब खौफ के लिए कोई खास वजह होती है, जिसमें कि जो वजह बिल्कुल आपके सामने होती है, जैसे हमने आपको मिसाल के तौर पर बताया कि आप कि कमरे में आप सो करके उठे और आप अब देखिए कि आपके कमरे में एक सांप बैठा है, एक सांप निकल आया है, तो उसको देख करके आपको खौफजदा होना आपका लाजमी है। तो उस चीज की वजह से आपके अंदर खौफ हुई। आप पहले से खौफजदा नहीं थे, लेकिन आपने ऐसी चीज को देखा जिसकी वजह से आपको, आपके अंदर खौफ जो है वो पैदा हुआ। तो जो खौफ है उसमें कोई खास चीज, किसी खास वजह का होना जरूरी होता है, जबकि बेचैनी में, घबराहट में इस खास वजह का होना जरूरी नहीं। हम ये सोच लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा है नहीं लेकिन ऐसा होगा, ये सोच लेते हैं, जिसकी वजह से हम परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। उसके बाद परेशानी जो है वो फ्यूचर की बात है, यानी कि अभी हमारे पास नहीं है लेकिन ऐसा होगा इसलिए हम परेशान हैं। तो ये फर्क होता है परेशानी में। लेकिन खौफ का जो है कि खौफ में जो हम अगर परेशान हैं तो खौफ की वजह हमारे सामने है। और दूसरी बात यह है यहाँ पर कि हम किसी भी चीज से अगर जब खौफजदा होते हैं तो उसकी वजह बेवजह नहीं होती है, यानी कि उसकी वजह होती है। जैसे कि सांप का होना उसकी एक वजह है। अगर आप सड़क पार कर रहे हैं और आपके सामने एक बहुत तेज रफ्तार गाड़ी चली आ रही है, उसे देख करके आपका खौफ ज्यादा होना लाजमी है। लेकिन अगर आप घर में बैठे ये सोच रहे हैं कि अगर हम सड़क पार करेंगे और बहुत तेज रफ्तार की गाड़ी आएगी और हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, तो ये परेशानी का सबब हो सकता है। यानी कि ये अभी हो नहीं रहा है लेकिन ये हम सोच करके ही परेशान हो जाते हैं। इसी तरीके से बेचैनी और परेशानी का भी रिश्ता जो है वो आपस में कुछ इस तरीके का होता है
कि बेचैनी और परेशानी में, जैसे कि हमने आपको बताया कि परेशानी में वो सारी वजह वैसे ही रहती हैं कि वो सामने मौजूद नहीं है, सिर्फ हम सोच करके परेशान होते हैं। लेकिन जो बेचैनी होती है, उस वो बेचैनी उसकी वजह होती है और सामने भी है, और उसकी वजह जो है कुछ जिस्मानी जो उसके इलामत जो आते हैं उसकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं, और उसकी उसका जो उसकी जो तेजी होती है, उसका उसमें जो इंटेंसिटी होती है, उसकी वजह से हम जो परेशानी हमको होती है वो हमारी परेशानी से अलग होती है। तो नाजरीन, हम ये देख रहे हैं कि परेशानी हो, खौफ हो या बेचैनी हो, इन तीनों का इन ये तीनों चीजें ऐसी होती हैं जो हमें परेशान करती हैं, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी को नुकसान पहुंचाती हैं, और हमारे मुआशरे में जो हमारा दूसरे लोगों के साथ एडजस्टमेंट होता है या हमारा खुद का जो तालमेल होता है, उसमें कुछ गड़बड़ी या कुछ परेशानी जो है वो इन वजूहात से पैदा होती है। यहाँ पर आपके सिलेबस के हिसाब से यहाँ पर परेशानी के बहुत सारे अवारिस, बहुत सारी बीमारियां हैं कि ये परेशानी, खौफ और जो बेचैनी है, अगर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो ये एक बीमारी का रूप लेती है। यानी कि अगर हम बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं, बहुत ज्यादा बेचैन होने लगते हैं, तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी जो है वो उससे डिस्टर्ब हो जाती है, और हम अपने आप को अपने माहौल में, अपने समाज में, अपने मुआशरे में एडजस्ट करने में तकलीफ या परेशानी महसूस करते हैं। इस इसी के सबब कि बेचैनी से, खौफ से और परेशानी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, जिसमें पहला नाम है फोबिया। फोबिया फोबिया नाम से आज हम सब बहुत ज्यादा वाकिफ हैं, लेकिन बहुत सही तरीके से हम सब इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, या हर चीज को हम फोबिया का नाम दे देते हैं। लेकिन फोबिया हो क्या है, ये जानना जरूरी होता है कि हम किस चीज को फोबिया कह सकते हैं। डर से तो पैदा होता है, परेशानी से भी पैदा होता है, और हमारी बेचैनी भी इसकी एक वजह होती है। तो क्या हम जिस चीज से परेशान हैं या जिस चीज से हम बेचैन हैं, वो सब फोबिया है, या वो सब फोबिया की वजहात है? तो इसे जानने के लिए हम यहाँ पर आपसे गुफ्तगू करेंगे फोबिया के बारे में, कि फोबिया आखिर है क्या। जरूरत से ज्यादा गैर मामूली खौफ का रद्द अमल, यानी कि जब हम किसी चीज से जरूरत से ज्यादा, यहाँ पर खास बात जो ध्यान देने की है वो ये है कि गैर माकूल खौफ। गैर माकूल कहने का से मुराद ये है कि खौफ गैर माकूल है, यानी कि सही नहीं है, या उस खौफ की जो वजह है वो वजह बिल्कुल सही नहीं है, या उस वजह में कोई दम नहीं है। यानी कि जैसे अगर हम ये कहें कि हमको गुलाब के फूल से डर लगता है, गुलाब का फूल कोई डरने की चीज नहीं है, तो उसकी उससे डरने की जो वजह वजह है हमारे सामने, वो गैर माकूल है। यानी कि तब हम ये कह सकते हैं कि ऐसी चीज जिससे हम हमें डरने की कोई खास वजह नहीं है। अब जैसे घरेलू जो हमारे घर में चूहे हैं, उस चूहे को देख करके अगर हम डरने लगते हैं, और इस कदर डरने लगते हैं कि हमारी सांस फूलने लगती है, हम पसीने से शराबोर हो सकते हैं, या कभी कभी तो हालत ये होती है कि लोग बेहोश तक हो जाते हैं। तो चूहे से इस कदर डरने की कोई वजह या कोई गुंजाइश नहीं बनती है। तो इस तरह से हम ये कहते हैं यहाँ पर कि जो गैर माकूल लफ्ज का इस्तेमाल किया गया है वो सही है, कि इतना ज्यादा डरने की कोई इतना ज्यादा या बिल्कुल भी डरने की वजह नहीं है, क्योंकि चूहा हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। गुलाब का फूल तो बहुत खूबसूरत चीज है, उस वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन हम गुलाब के फूल को देखते ही हमें बेहोशी आने लगती है, हम पसीने पसीने हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, सांसें हमारी फूलने लगती है, हम बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं अगर। तो ये चीज या इस तरह का जो डर है वो फोबिया कहलाता है। यानी कि तब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ऐसा डर जो कि जिसकी वजह सही नहीं है, या हम ये कह सकते हैं कि हम अपने शौरी और लाशौरी जो हमारा जहन है, उसमें जो शौरी जहन से उन चीजों को हटा सकते हैं, हटा करके या उन चीजों के बारे में
ऐसा सोचते हैं कि इस चीज से हमें नुकसान हो सकता है, तो और उसकी वजह से हमारे जो जिस्मानी हरकत होते हैं वो फोबिया कहलाते हैं। फोबिया की अलामत के तौर पर हम ये जान सकते हैं कि आपके जिस्म में कई तरह के बदलाव होते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि फोबिया या वो जो डर है, जो इरैशनल जिसे हम कहते हैं या गैर माकूल डर कहते हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि कभी कभी उल्टी होने की शिकायत, कभी कभी बहुत ज्यादा मुंह सूखता है आपका, आप पसीने से शराबोर हो सकते हैं, कई बार आपको बेहोशी या चक्कर आ सकता है। तो ये तरह तरह की जो जिस्मानी शिकायत है वो देखने को मिलती है जब भी आप किसी ऐसी चीज से रूबरू होते हैं जिससे आपको गैर माकूल इरैशनल डर लगता है। तो उन चीजों को देख करके या कब कई एक बार तो ऐसा होता है कि सिर्फ सोच करके ही जो मरीज है वो कई तरह के जिस्मानी इलामत जो है वो दिखाने लगता है। जैसे उसका गला सूखने लगता है, मुंह सूखने लगता है, सांसें फूलने लगती है, जिस्म जो है वो कांपने लगता है, वगैरह वगैरह। और कभी कभी जैसे अभी हमने आपको कहा कि वो बेहोश तक हो जाता है। तो ये सारे जिस्मानी इलामत जो है वो मरीज दिखाता है जब, तो इसका मतलब कि वो उसे उस चीज का खौफ इतना ज्यादा है जो कि इरैशनल है। तो इस तरह के खौफ को जो कि इरैशनल होता है, गैर माकूल होता है, उसे हम फोबिया का नाम देते हैं। अब जब फोबिया के बारे में ये सारी जानकारी हो गई, तो सवाल जो जहन में आता है वो ये आता है कि तब हम किन किन चीजों या किस किस तरह के फोबिया को फोबिया कह सकते हैं, यानी कि फोबिया के अलग अलग जो अकसाम है वो कौन से हैं। तो फोबिया के लिए ऐसे तो बहुत सारे फोबिया हैं, आपने अपने किताब में भी पढ़ा होगा और आपने सुना भी होगा, और कई एक बार आपने टीवी पर या सिनेमा में उसको देखा भी होगा कई तरह का। जैसे कि जो बहुत से लोगों को चूहे से डर लगता है, किसी को छिपकली से डर लगता है, या फिर किसी को पानी से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, या किसी को खून से डर लगता है, किसी को मुर्दे से डर डर लगता है, वगैरह वगैरह। डर जितनी तरह की भी चीजें, किसी को खुली जगह से डर है, किसी को बंद जगह का डर है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह का डर, और वो डर बहुत से लोगों को आपने महसूस किया होगा कि बहुत से लोग लिफ्ट पे नहीं चढ़ते हैं क्योंकि उन्हें उस तरह उससे डर लगता है, वो कि लगता है कि हम कहीं गिर ना जाएं। बहुत से लोग अगर नहाते हैं तो नहाते वक्त अपने गुस्ल खाने का दरवाजा अच्छे से पूरी तरह से बंद नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें बंद जगह का डर होता है। उन्हें लगता है कि उनकी सांसें वहीं रुक सकती हैं, उनको घुटन होने लगती है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से जो फोबिया है उसके अकसाम तो बहुत सारे हैं। लेकिन जब हम डिसऑर्डर की बात करते हैं, मर्ज की बात करते हैं, अवारिस की बात करते हैं, तो यहाँ पर और खास करके नफ्सियात में जो कि एक साइंसी सब्जेक्ट है, तो वहां पर सभी तरह के जो जितनी तरह के भी अवारिस हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। और उस कैटेगरी में उन अलग अलग खास कैटेगरी में बांट करके उनको अलग अलग तरह के जितने भी डिसऑर्डर उनको रखा गया है। तो नफ्सियात में एपीए ने डीएसएम बनाया, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल, जिसमें कि उन्होंने सभी तरह के मरीज इमराज हैं उनको सबको अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया। और फोबिया के लिए भी वहां पर उसमें एक अलग कैटेगरी बनाई गई है। और इस डीएसएम का जो अभी ताज़ा रिवीजन है, वो ताज़ा रिवीजन डीएसएम 5 है। और उस डीएसएम 5 के हिसाब से फोबिया के खास तौर पर 3 अक़साम हैं, यानी कि फोबिया 3 तरह के हैं। पहला जो जिसे डीएसएम 5 में सबसे पहले नंबर पे रखा, वो है आपका स्पेसिफिक फोबिया, या इसको हम सिंपल फोबिया भी कह सकते हैं। दूसरा सोशल फोबिया, और तीसरा अगोरा फोबिया। तो डीएसएम 5 के हिसाब से मखसूस फोबिया, समाजी फोबिया और अगोरा फोबिया, ये 3 तरह के फोबिया के सभी इमराज को मिला करके
फोबिया में जितने तरह के भी एग्जाम हैं उन सबको मिला करके इन 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मखसूस फोबिया की। तो मखसूस फोबिया क्या है? जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, इसको हम सादा सिंपल फोबिया या मखसूस फोबिया भी कहते हैं। तो आपको नाम से ये पता चल रहा है कि मखसूस यानी कि किसी खास चीज से आपका आपका खौफजदा होना। वो खास चीज कोई जानवर हो सकता है, वो खास चीज कोई चीज हो सकती है, कोई हालात हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। और इसमें भी बहुत चूंकि बहुत सारे कैटेगरी थे, इसलिए उन सबको समेट करके खास तौर पे 5 तरह के अलग अलग जो एग्जाम है मखसूस फोबिया के, उसे रखा गया, जिसे हम अभी आपके सामने बताएंगे सब। लेकिन मखसूस फोबिया की अलामत क्या है, किस कैसे हमें पता चलेगा कि ये मखसूस फोबिया है? तो इसमें भी वही सारी बातें आती हैं जो कि फोबिया में अभी हमने बताई आपको, कि इसमें किसी चीज को देखते ही या किसी चीज को के बारे में सोच करके आपका जो जिस्मानी रिएक्शन है वो बदल जाता है। यानी कि आपको फिर बेचैनी होने लगती है, डर लगने लगता है, परेशानी होने लगती है, और आपका जो काम करने का जो अंदाज है या जो काम की जो रफ्तार होती है वो उसमें फर्क आने लगता है, या उसमें रुकावट होने लगती है, परेशानी होने लगती है, और आप अपने को मजबूर या बेसहारा जो है वो महसूस करने लगते हैं। पसीने से शराबोर होना, आपके दिल की धड़कन का बढ़ जाना, इसमें भी वाज़ेह तौर पर देखा जाता है। DSM-5 ने इसके लिए कुछ अलग से क्राइटेरिया तैयार किया और बताया कि हम किसी भी चीज को देख करके जो हमें डर या खौफ होता है, उसे उन सब को हम फोबिया नहीं कह सकते हैं या मखसूस फोबिया नहीं कह सकते हैं। उस मखसूस फोबिया कहलाने के लिए कुछ खास शर्तें होती हैं, कुछ उन शर्तों का होना जरूरी होता है कि आखिर मखसूस फोबिया हम कहें या ना कहें। तो वो कौन कौन सी शर्तें हैं, तो ये उसमें DSM-5 में ये तय किया गया कि सबसे पहले तो ये जरूरी है कि किसी भी चीज को देख करके अगर आपको डर लगता है, बेचैनी होती है, घबराहट होती है, तो वो घबराहट और बेचैनी लगातार होते रहनी चाहिए। यानी कि अगर हम एक बार किसी चीज से डर गए, मिसाल के तौर पर आप अपनी कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रही हैं और आपकी गोद में कोई छिपकली गिरी, तो आप डर करके खड़ी हो जाती हैं, या आप भाग जाती हैं वहां से, या चिल्ला देती हैं जोर से। तो क्या ये फोबिया है? नहीं, ये फोबिया नहीं है, क्योंकि ये फोबिया, इसे फोबिया होने के लिए ये जरूरी है कि आपको उस छिपकली को देख के भी डर लगना चाहिए, और उतनी ही बेचैनी होनी चाहिए, सोच के भी उतनी ही बेचैनी होनी चाहिए, महसूस करके भी उतनी ही बेचैनी होनी चाहिए, और वो लगातार होते रहने चाहिए। इसलिए DSM-5 ने ये शर्त बताई कि अगर हम किसी चीज से डरते हैं तो उस चीज से लगातार डरते रहना चाहिए, चाहे वो कोई भी चीज हो। और वो चीज जिस चीज से हमें डर लग रहा है, वो हमेशा ही हमारे डर की वजह हो, और ये डर कम से कम 6 महीने तक लगातार चलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एक बार डरे और उसके बाद ठीक हो गए, जब दूसरी बार हम किसी छिपकली को देखते हैं तो हम बड़े आराम से बैठे रहते हैं, या अगर गिर भी जाए तो हम उसे आसानी से झाड़ करके खड़े हो जाते हैं। हमारे अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है, या हमारे जिस्म जहन में कोई बदलाव नहीं आते हैं। तो DSM-5 ने ये बताया कि हमारे अंदर किसी भी चीज को बीमारी होने के लिए, कहलाने के लिए कि वो फोबिया है या बीमारी है, ये कहलाने के लिए कुछ शर्तें हैं। तो वो शर्तें ये है कि वो डर, वो खौफ जो है वो लगातार बने रहना चाहिए। जब जब वो चीजें हमारे सामने आए, हम उस चीज से डरे, और वो चीज हमारे अंदर उस डर और बेचैनी को हमेशा ही पैदा करती रहे, और उससे हमारा जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है हमारी, वो उसमें फर्क हो। यानी कि हमारे जो काम करने का तरीका, हमारे काम करने का जो अंदाज है, उस डर और बेचैनी की वजह से उसमें कोई फर्क पड़ता हो, या उसमें कोई परेशानी आती हो अगर, तो वो चीज फोबिया या किसी मर्ज का नाम उसको हम दे सकते हैं। और कम से कम 6 महीने तक लगातार ये होते रहना चाहिए। अगर ये 6 महीने तक लगातार हो रहा है, तब ये हम मान सकते हैं कि हम किसी बीमारी के
शिकार हो रहे हैं, या अगर किसी चीज से जो डर या हम मखसूस फोबिया की जब बात कर रहे हैं तो हम उस फोबिया के शिकार हैं। अब इस जैसे कि हमने बताया कि इसके भी एग्जाम है, तो इसके 5 तरह के एग्जाम हैं। सबसे पहले तो जानवरों से डर, जैसे कि अभी आपको हमने मिसाल दिया कि छिपकली से, चूहे से जो डर होता है, कुत्ते से डर होता है, किसी भी तरह के जानवर से हम जब हम डरते हैं तो उस तरह के डर को हम मखसूस फोबिया के कैटेगरी में रखते हैं। उसके अलावा हम अपने माहौल से, वैसे माहौल जो कि नेचुरल हैं, उनसे हम जब डरते हैं, जैसे कि हमने बताया कि हमको बारिश से डर लगता है, नदी से डर लगता है, बिजली के कड़कने से हमको डर लगता है, तो ये सब चीजें वो नेचुरल टाइप की चीजें हैं जिससे कि हम मखसूस फोबिया में रख सकते हैं। जो तीसरा टाइप है वो है कि हमें खून से या किसी इस तरह के नुकसान से, जो कि जिस्मानी नुकसान हो, जिसमें कि ऑपरेशन किया जा रहा हो, इंजेक्शन दिया जा रहा हो, या ब्लड या खून निकल निकल रहा हो, उसे देख करके हमें डर लगता है, तो ये तीसरी कैटेगरी है। और चौथी है कि हम अपने हालात में अगर किसी तरह के इस तरह के नागवार हालात या किसी भी तरह के हालात से अगर हम गुजरते हैं, जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि हम बहुत से लोग लिफ्ट पे नहीं चढ़ते हैं, तो उन्हें ऊंचाई से डर लगता है, तो ये एक डर की वजह है। पानी से डर लगता है, तो अगर गड्ढे में भी पानी है तो उस पानी को देख करके उन्हें डर लगता है, तो ये सिचुएशनल टाइप है। और दूसरे अलग अलग तरह के बहुत सारे टाइप, जितने तरह के भी अलग टाइप है, उन सबको इस अलग तरह के टाइप में रखा गया है कि जिस तरह का भी अगर डर है जिससे कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी अफेक्टेड होती है, उससे रोजमर्रा की जिंदगी पर वो हावी हो रहा है, तो वो सब मखसूस फोबिया के तहत हम उसे रख सकते हैं। अब इसकी वजूहात क्या है, मखसूस फोबिया के क्या ऐसी वजह है, क्यों इस तरह का फोबिया जो है वो होता है। तो ये देखा जाता है कि सबसे पहले तो इसकी वजह ये बताई गई कि हम जब हमारी परवरिश हो रही होती है तो हम बहुत सी चीजों को देख करके सीखते हैं, या कभी उसके उसके अलावा जो हमें हमारे आसपास में हो रहा होता है तो हम उन चीजों को देख करके सीखते हैं। तो मॉडलिंग या देख करके जो सीखना होता है वो इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। और दूसरी एक वजह है कंडीशनिंग, कि हम किसी चीज के साथ अगर बचपन में हम किसी चीज, अगर हमको गुलाब के फूल से किसी ने मारा और उसका कांटा हम चुभ गया, तो हम बड़े होकर भी उससे वो डर अपने अंदर वो पनपा लेते हैं, पैदा कर लेते हैं कि गुलाब जो है उससे वो छूने से हमारे जिस्म से खून निकल गया था, उसका जो कांटा है वो चुभ जाता है, इसलिए हमें डर लगता है। या कोई ऐसी बातें जो किसी चीज के साथ जुड़ जाती हैं, या जैसे जो बचपन में जो हम महसूस करते हैं, खास तौर पर यहाँ पे इस बात पर जोर दिया गया है कि बचपन का जो डर होता है वो अगर आगे चल करके जब उसको ज्यादा वो पनप जाता है, यानी कि मजबूत हो जाता है, उस डर को अगर खत्म नहीं किया गया तो वो वही डर आगे चल करके इस तरह की बीमारी या उस तरह की फोबिया की एक खास वजह बनता है। और इसमें एक और वजह ये बताई गई कि हम क्या करते हैं कि कभी कभी अपने बुरे हालात से या कभी कभी अपने लाशौरी जहन में हमारी जो बातें रहती हैं उनसे बचने के लिए भी इस तरह के डर का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हम इस डर को और आगे बढ़ावा देते हैं, यानी कि हम उनको पनपने में उनकी मदद करते हैं, जिसकी वजह से ये डर हमारे अंदर से निकलने की बजाय और अपनी जड़ जो है वो मजबूत बना लेता है। अब इस मखसूस फोबिया का इलाज क्या है, किस तरह से इलाज किया जाए, तो इसके इलाज के लिए 2-4 तरीके बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहले जो तरीका बताया गया है वो ये तरीका बताया गया है कि जिस चीज से हमें डर लगता हो उस चीज का हम सामना करें। जैसे कि अगर हमें चूहे से डर लगता है तो हम उसका सामना करें, फूल से डर लगता है तो हम उसके पास जाए, उसको पकड़ने की कोशिश करें या उसका सामना करें। और दूसरा एक तरीका है कि जिस चीज से हमें डर लगता है उस चीज के बारे में हम सोचें, हम महसूस करें, हम ये ख्याल करें कि वो चीज हमारे सामने आ गई
और वो चीज हम जो है वो हम मेरे पास है, हम उसे उसको पकड़ रहे हैं, उसको छू रहे हैं, या वो चीज मेरे साथ है। तो ये ऐसा बार बार सोचने से वो जो डर हमारे जहन में बसा होता है वो काफी हद तक निकल सकता है। उसके अलावा क्या है कि हमारी अपनी सोच, कि हम अपनी सोच में बदलाव लाए, कि जिस चीज से हम डर रहे हैं उस उसको जो डरने की वजह है, उस डरने की वजह की जगह पर हम उसे समझने की या उसके साथ एडजस्ट करने की वजह को ज्यादा बढ़ावा दें। जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम देखिए आप, कि अगर आपको कुत्ते से डर लगता है, तो कुत्ते से डर क्यों लगता है? क्यों डर? इसलिए लगता है कि वो अगर हमें काट लेगा तो हमें हमारे जिस्म से खून बहेगा, बहुत बड़ी बड़े इंजेक्शन जो है वो लेने पड़ेंगे और हमारा कुछ और भी नुकसान हो सकता है। इसकी जगह पे अगर हम ये सोचें कि वो कुत्ता है, अगर वो उसको हम नहीं छेड़ेंगे तो वो कुछ नहीं करेगा, वो भी हमारा अटेंशन चाहता है, वो हमारा ध्यान चाहता है, वो चाहता है, हमारा प्यार चाहता है। अगर हम प्यार से पेश आए तो वो कुछ नहीं करता है, वो बल्कि वो बहुत एक वफादार जानवर है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तो अगर हम अपने अंदर अपने जहन में इस सोच को बढ़ावा देते हैं तो धीरे धीरे कुत्ते से जो डरने की वजह है वो खत्म हो जाती है। और इसके अलावा क्या है कि कुछ ऐसे हम अपने जिस्म के पूरे जिस्म के जितने भी पार्ट्स हैं, जो हिस्सा है हमारे जिस्म का, उसको हम कुछ आराम दे करके, कुछ एक्सरसाइज के जरिए अब इस तरीके के अपने दिमाग को हम बैलेंस कर सकते हैं, जिससे कि हम इस डर से बाहर निकल सकते हैं। तो मखसूस फोबिया की अलामत क्या है, इसकी वजूहात क्या है और इसका इलाज क्या है, ये सारी चीजें आपने अच्छे से समझ ली हैं। अब मखसूस फोबिया के बाद बारी आती है दूसरे खास फोबिया की, जिसका नाम है समाजी फोबिया। यहाँ पर समाजी फोबिया में क्या होता है कि समाज के जितने भी रिवाज हैं या जितने तरह के भी समाजी काम होते हैं, जैसे कि शादी ब्याह है, किसी के यहाँ आना जाना होता है, मौत है, जिंदगी है, वगैरह वगैरह, तो वहां पर हम अपने आप को खड़ा करने में मजबूर पाते हैं। यानी कि समाज जितने तरह के भी काम होते हैं, जैसे हम समाजी काम कहते हैं, जो कि समाज में हम चाहे खुशी से करें या मजबूर होकर करें, हमें समाज में कुछ ऐसे समाजी काम होते हैं, कुछ ऐसे समाजी रीति रिवाज होते हैं जहाँ हमें खड़ा होना पड़ता है या उसमें अपनी हिस्सेदारी देनी पड़ती है। तो वहां पर हम खड़े होने में या उसको फेस करने में अपने आप को मजबूर पाते हैं, या हमें लगता है, हमें डर लगता है, हम हमारे अंदर फिर वही सारी बातें आती है कि हम पसीने पसीने हो जाते हैं, घबराहट हो जाती है, सांसें फूलने लगती हैं, जिसमें जो है वो कांपने लगता है, वगैरह वगैरह। तो इसकी इलामत में ये देखिए कि इलामत ये होती है कि आप जैसा आप स्लाइड में देख सकते हैं कि अगर भीड़ है, कुछ लोगों के सामने आपको खड़ा कर दिया जाए कि आप कुछ बोले, आप अपनी बात रखें, तो हम बोल नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस भीड़ को देख करके, उस जगह पर, उस इंस्टीट्यूशन में या उस माहौल में जितने लोग हैं, उन सब लोगों को देख करके हम इतने घबरा जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं कि हम अपनी बात कहने के काबिल तो होना तो दूर की बात है, हम वहां खड़े होने के काबिल भी नहीं हो पाते हैं, और हमारे अंदर कई तरह की जिस्मानी अलामत जो है वो दिखाई देने लगते हैं। इसे ही समाजी फोबिया कहा जाता है। और तब इसके लिए भी DSM 5 ने कुछ वैसी ही शर्तें रखी हैं जैसे मखसूस फोबिया के लिए थी, कि इसमें भी ये ऐसा होना, जैसा कि किसी भी समाजी काम में आपका शिरकत करना, या आप उस समाजी काम में शिरकत करने से जब बच रहे हैं तो ये भी लगातार होते रहना चाहिए, और लगातार ये भी 6 महीने तक, इसका जो वक्फा है वो 6 महीने तक लगातार होते रहना चाहिए। तब हम ये मान सकते हैं कि आपके अंदर जिस समाजी फोबिया जो है वो पनप रहा है। अगर एक या दो बार कभी ऐसी बात होती है तो हम उसे बीमारी या डिसऑर्डर जो है वो नहीं मानते हैं। डिसऑर्डर मानने के लिए, इलाज कराने के लिए, या उस चीज को मर्ज समझने के लिए ये जरूरी है कि वो जो इलामत हो रही है आपको, आपके साथ, वो लगातार होती रहे और लगातार 6 महीने तक चलती रहे, और आपका डर जो है वो भी बना रहे, आप उस डर से बाहर निकलने में अपने आप को मजबूर पाएं, वगैरह वगैरह। ये सारी जो शर्तें हैं DSM 5 में रखी गई हैं। वजूहात क्या है इसके?
समाजी फोबिया की और क्या क्या वजूहात हैं। तो वजूहात में ये बताया गया कि सबसे पहली वजह ये होती है कि हम अपने सोच में कुछ ऐसी नेगेटिविटी पैदा करते हैं जिसकी वजह से हम समाजी फोबिया के शिकार हो सकते हैं। वो नेगेटिविटी क्या होती है कि हमें ये लगता है कि हम अगर किसी समाजी महफिल में जाते हैं, किसी सामाजिक काम में शरीक होते हैं, तो बाकी जितने लोग हैं वो देखें अपनी खूबसूरती पर शर्मिंदा हो सकते हैं कि हम बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, लोग हमारा मजाक उड़ा सकते हैं, या हमें अच्छे से बात करना नहीं आता, या हमारे पास बहुत अच्छे कपड़े नहीं हैं, वगैरह वगैरह। या लोग देखेंगे तो मेरे बारे में कुछ ऐसी बातें करेंगे कि इसे सही तरीके से बात करना नहीं आता है, इसने अच्छे ढंग से अपने कपड़े को पहना नहीं है, वगैरह वगैरह। तो अपने अंदर, अपने जहन में हम ये जो नेगेटिव सोच पैदा कर लेते हैं, वो उसका नतीजा होता है कि हम समाजी काम में या समाजी महफिल में शिरकत करने से एतराज करने लगते हैं और हम घबराते हैं, या हम अपने आप को इतना कमतर महसूस करने लगते हैं कि हम लोगों से बचने की कोशिश करते हैं कि हम अच्छा है कि हम ज्यादा लोगों के बीच ना जाएं, या ज्यादा लोग हमें देखें ना, हमें सुने नहीं, क्योंकि वो हमारा मजाक उड़ाएंगे। तो ये हम अपने अंदर जब पैदा ये हमारे अंदर ये जब पैदा होने लगता है कि लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, तो हमारे जहन में बेचैनी और डर जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है, और हम फोबिया के, खास तौर पर समाजी फोबिया के शिकार होते हैं। जिस्मानी तौर पर जैसे ही हम किसी महफिल में चले जाते हैं, तो हम अपने अंदर होने वाले जो जिस्मानी बदलाव है उस पर ज्यादा ध्यान देने लगे हैं समाजी फोबिया में, कि हमारे ये अरे बाप रे हम कैसे बोल सकते हैं, या ये तो बहुत ज्यादा घबराने वाली बात है कि इतने बड़े बड़े लोगों के सामने हमें बोलने के लिए खड़ा कर दिया गया है, हमारी तो सांस फूल रही है, हमारा जिस्म कांप रहा है, हमको बहुत घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है। तो हम हमारे अंदर हमारे जिस्म के अंदर ये सारे जो बदलाव होते हैं, तो उस पर हम जरूरत से ज्यादा ध्यान देते हैं। जरूरत से ज्यादा ध्यान देने का नतीजा ये होता है कि हमारा सारा ध्यान उधर ही चला जाता है, जिसकी वजह से हम हमारा जो डर या हमारी जो बेचैनी होती है वो ज्यादा बढ़ जाती है, और हम अपने आप को उस समाज में या उस महफिल में मौजूद रखने में, खड़ा रखने में, या उस वहां पर शिरकत करने में अपने आप को मजबूर पाते हैं। तो इसका इलाज क्या हो सकता है? अब जब इसकी वजूहात और इलामत हमको पता चल गई, तो अब बारी आती है कि हम इसका इलाज कैसे करेंगे। तो सबसे पहला इलाज तो यहाँ पर यह है कि हम अपनी सोच में, जिसकी वजह से ये सारी बातें हो रही हैं या जिसकी वजह से ये खौफ पैदा हो रहा है, उस सोच को उस सोच में हम बदलाव लाते हैं। तो उस सोच में बदलाव लाने के बाद काफी हद तक ये देखा जा सकता है कि समाजी फोबिया में हम से बच सकते हैं, या वो हम हमारे अंदर काफी हद तक कम हो सकता है। या इसके लिए बहुत सारी और दवाएं भी हैं, कुछ हम यहाँ पर दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा हार्ट रेट है, जो दिल की धड़कन है, या सांसों का फूलना है, या और जो बेचैनी या घबराहट होती है हमारे अंदर, उसे काफी हद तक कम किया जा सकता है उन अलग अलग तरह की दवाओं के का इस्तेमाल करके। तो कभी कभी जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं वो हमें ये सलाह देते हैं कि हमें कुछ दवाओं का भी इस्तेमाल करना चाहिए, कर लेना चाहिए, ताकि हम इस तरह के जो परेशानी है उसमें मुब्तला ना हो और उससे हम बाहर निकल सके। इसके बाद जो तीसरा फोबिया है वो है अगोरा फोबिया। अगोरा फोबिया में किस चीज का डर है? अगोरा फोबिया में भीड़ का डर है। तब यहाँ पर नाज़रीन ये सवाल आता है कि समाजी फोबिया में भी हम लोगों की भीड़ से डरते हैं और अगोरा फोबिया में भी हम भीड़ से डरते हैं, तो दोनों में फर्क क्या है? तो समाजी फोबिया में हम उस भीड़ से डरते हैं जो सामाजिक काम के लिए जमा की होती है, यानी कि किसी शादी ब्याह का माहौल हो, किसी के यहाँ अगर कोई मातमी माहौल हो, किसी के यहाँ, या कोई और किसी तरह का किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम अगर चल रहा है तो उसका अगर माहौल हो, तो वो समाजी फोबिया है। अगोरा फोबिया में जहाँ पर हम किसी समाजी वजह से वो भीड़ नहीं लगाते हैं, जैसे कि बाजार,
उसमें कोई समाजी वजह वजह नहीं है, वो हमारी ज़रूरत की जगह है। जहाँ पर बाज़ार लगी हुई, कपड़े की दुकान है, सब्ज़ी की दुकान है, खिलौनों की दुकान है, किताबों की दुकान है वगैरह-वगैरह, जो बहुत सारे, या आजकल बहुत बड़े-बड़े मॉल्स वगैरह खुल गए हैं, तो वहाँ पर लोगों का आना-जाना होता है। या आपको अगर रेलवे की टिकट चाहिए होती है, सिनेमा की टिकट चाहिए होती है, तो उसके लिए हम एक लंबी लाइन लग खड़ी खड़ी कर लेते हैं। तो इस तरह की भीड़ से जब हमको डर होता है, या इस तरह की भीड़ में जब हम अपने आप को खड़ा रखने में, अपने आप को एडजस्ट करने में कामयाब नहीं होते हैं, तो इसे अगोराफोबिया कहा जाता है। और ये अगोराफोबिया जैसे अभी आपको हमने बताया कि इसकी जो इलामत है वो यही है कि अलग अलग तरह की जो भीड़ जगह जगह पे लगती है, किसी दूसरी वजह से, समाजी वजह से नहीं लगती है, गैर समाजी वजह से जो लगती है, उस वो सभी तरीके का की जो अलामत है वो अगोराफोबिया में पाई जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देखें, हम अभी हमने आपसे बताया कि हम क्यों लाइन में लगते हैं, लाइन में लगते हैं, कभी टिकट के लिए लाइन में लगते हैं, कभी फीस जमा करने के लिए लगते हैं, कभी किसी और वजह से हमें लाइन में लगना पड़ता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, या सब बहुत सारे लोग भी सब वहाँ पे जुटते हैं, तो उसकी वजह से हमें डर लगता है। कभी कभी हम अगर इसमें हैं, किसी ट्रेन में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, तो वहां पर अगर जो जितने सारे लोग हैं, उस भीड़ को देख करके हम परेशान होने लगते हैं। इस तरह से और बहुत सारी ऐसी वजहात हैं जिससे, जो कि अगोराफोबिया है का नाम जिसे दिया जा सकता है। लेकिन खास तौर पर हम ये जानते हैं कि अगोराफोबिया भीड़ से डरने की वजह होती है, वैसी भीड़ जो गैर समाजी है, यानी कि समाजी तौर पर समाजी काम के लिए जो भीड़ है होती है, तो उसे हम सोशल फोबिया में रखते हैं, समाजी फोबिया के तहत वो आता है। लेकिन गैर समाजी काम के लिए जो हम, जब भीड़ जमा हो जुटती है, तो वो अगोराफोबिया है। जैसे मान लीजिए कि सड़क पर किसी का एक्सीडेंट हुआ, वहां पर बहुत सारे लोग जमा हो गए, तो वो भीड़ अगोराफोबिया है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि अगोराफोबिया भी फोबिया की एक अलग किस्म है। और इसके भी जो वजूहात हैं, उसमें सबसे पहला रोल अगर किसी का है तो वो है कंडीशनिंग का रोल आता है। यानी कि हम बचपन में अपने जो, जब हमारी जब परवरिश हो रही होती है, उस वक्त हम अगर ऐसी चीज के साथ, किसी बुरे चीज के साथ हमारी कंडीशनिंग हो जाती है, या हमारा जुड़ाव हो जाता है किसी भी ऐसे हालात के साथ, या ऐसी भीड़ के साथ, तो हम उस कंडीशनिंग की वजह से इस तरह की फोबिया का शिकार होते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि मॉडलिंग, या फिर ऑब्जर्वेशन देख करके हम अपने आसपास, अगर हमने अपने माँ को डरते देखा, अपने आसपास के लोगों को उस तरीके से उन चीजों से डरते देखा, तो हम अपने अंदर इन चीजों को बढ़ावा देते हैं, और हमारे अंदर भी ये सारी चीजें जो है वो पैदा हो जाती हैं। और इवोल्यूशनरी जो ख्यालात हैं, उसके तहत भी ये बात होती है कि खास खास चीज से डरने की कुछ हमारे अंदर की एक टेंडेंसी होती है, तो जिसे जिसे इवोल्यूशनरी कहा जा सकता है। तो उन चीजों का जब सामना करना पड़ता है, तो हम इस खौफ से या डर से मुब्तला हो जाते हैं। अब फोबिया का इलाज, अलग अलग तरह के जो फोबिया हैं उन सब का इलाज तो हमने बताया कि आपको अलग अलग तरीके से। लेकिन खास मतलब जिस तरह से किसी भी तरह के किसी भी बीमारी का एक इलाज होता है, उस तरह से फोबिया के जो अलग अलग इलाज हैं, उसमें खास तौर पर 4 तरीके के इलाज को जगह दी गई है। सबसे पहले तो यहाँ पर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी को जगह दी गई है, जहाँ पर ये बताया जाता है कि हम अगर अपनी सोच में बदलाव करें, तो अपने सोच में बदलाव करने से काफी हद तक हम उस अपने खौफ से या अपनी परेशानी से बच सकते हैं। और जब हमारी सोच में बदलाव होगा, तो हमारे रवैये में बदलाव होगा, और उस रवैये में बदलाव की वजह से हमारा खौफ जो है वो कम हो सकता है। दूसरा है कि एक्सपोजर, कि हम उस उन चीजों का सामना करें जिन चीजों से हमें डर लगता है। अगर हमें लोगों से डर लगता है, हमें सामाजिक काम में शामिल होने से डर लगता है, हमें बाजार में या मॉल में घूमने से डर लगता है,
बंद जगह से डर लगता है, खुले जगह से डर लगता है, पानी से डर लगता है, आग से डर लगता है, किसी भी चीज से जब हमें डर लगता है तो हमें उनका सामना करने की कोशिश करनी चाहिए कि हम धीरे धीरे, आपने ये महसूस किया होगा कि जब हम पहली बार बहुत ऊंचाई से किसी चीज से नीचे की तरफ देखते हैं तो हमें भी डर लग सकता है, लेकिन अगर हम जब दूसरी बार देखते हैं तो वो डर हमारा कम हो जाता है, तीसरी बार में वो चीज और भी कम हो जाती है, और चौथे पांचवी बार में हमको बिल्कुल भी वो डर नहीं लगता है। तो वो इसलिए हुआ क्योंकि हमने उसका सामना किया। और इसी तरीके से अगर अंधेरे से डर लगता है, अगर थोड़ी देर के लिए लाइट चली जाती है तो हम घबरा जाते हैं, लेकिन हम अगर 2 मिनट उसमें रह लेते हैं तो हम फिर उसके साथ एडजस्ट हो जाते हैं, और उसके बाद अगर 10 मिनट के लिए भी अगर लाइट चली जाए और पूरे कमरे में अंधेरा ही अंधेरा हो जाए तब भी हम नहीं डरते हैं, क्योंकि हमने उसको उसका सामना कर लिया। तो सामना करना एक ऐसे हमारे अंदर ऐसी ताकत पैदा करती है जो हमारे डर को काफी हद तक कम कर सकती है। उसके अलावा अभी जैसे बताया हमने कि कभी कभी हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं वो हमें कुछ दवाओं की भी सलाह देते हैं। तो हमारे परेशानी को कम करने के लिए कुछ दवाएं भी होती हैं, कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जो हमारे बेचैनी को कम करती है, कुछ ऐसी दवा होती है जो हमारे जहनी दबाव को कम करने की कोशिश करती है और हमको फ्रेश कर और ताज़ा बनाने की कोशिश करती है। तो हमें वो कभी कभी उसका उसका भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए। और जो रिलैक्सेशन टेक्निक है, यानी कि अपने जिस्म को, अपने जिस्म के सारे मसल्स को जो आराम देने की जो तरीका है, उससे भी हमारे जहन पर काफी दबाव जो पड़ रहा होता है उसमें हम हल्कापन महसूस करते हैं। और ये देखते हैं कि जब हम रिलैक्सेशन करते हैं, अपने जिस्म को आराम देते हैं, तो काफी हद तक हमारा जिस्म जो है हमारे जहन की बात सुनने के लिए तैयार होता है, और हम इस तरह के परेशानी से, बेचैनी पर काबू पा सकते हैं। ट्रीटमेंट के ही तहत, फोबिया के इलाज के ही तहत हम ये कह सकते हैं कि उन चीजों का सामना, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि जब हम सामना करते हैं तो धीरे धीरे हमारी परेशानी जो है वो खत्म होने लगती है। अगर हम ये सोचें कि जैसे कि सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन एक तरीका है, एक टेक्निक है फोबिया के इलाज के लिए, जिसमें जो मरीज होते हैं फोबिया के, उनको इस बात को सोचने के लिए कहा जाता है कि आपको जिस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है आप उसके बारे में सोचिए, फिर उसे आपको उससे कम किस चीज से डर लगता है, फिर ऐसा एक माहौल दिया जाता है, जैसे कि उनसे ये कहा जाता है कि आप ये अपने ख्याल में सोचिए कि आपके घर में आग लग गई है, और आपके घर में आग लग जाने से आपको कितना डर लगता है, कितनी बेचैनी होती है। तो और उसके बाद फिर उसके उनसे ये कहा जाता है कि अब आप ऐसा सोचिए कि आपके कमरे के एक हिस्से में आग लगी है, या आप ये सोचिए कि आग लगने वाली है, अभी लगी नहीं है। इस तरीके से करके उनकी सारी परेशानियों का एक लेवल जो है वो तैयार किया जाता है, और उनको हर लेवल में सोचने के लिए मजबूर किया जाता है। और जिस लेवल में उनकी जो परेशानी और बेचैनी होती है, उस बेचैनी को रिलैक्सेशन के जरिए कम करने की कोशिश की जाती है। तो धीरे धीरे एक वक्त ऐसा आता है कि उनके रिलैक्सेशन की वजह से, और उनका बार बार जो सोच सोच करके उनका जो सामना कराया जा रहा है, उसकी वजह से ये एक वक्त ऐसा आता है कि जिन चीजों से उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी या डर का सामना करना पड़ रहा था, अब वो उसे भी सोच करके या उसे देख करके भी आराम से रह सकते हैं, या बिना डर के, खौफ के अपने आप को उसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये एक टेक्निक है या एक तरीका है जिसमें कि फोबिया का इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे कि अभी हमने बताया कि कॉग्निटिव थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, जहां हम अपनी सोच में बदलाव लाते हैं, साथ ही कुछ दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, और अलग अलग तरीके से एक्सपोज, अगर जैसे कि हमने कहा कि फूलों से डर लगता है तो हम फूलों का सामना कराते हैं, चूहे से डर लगता है तो चूहे के सामने या बंद शीशे में उसके उसको रख करके हम उसका सामना आपको कराते हैं, उस आपको छूने के लिए उसको मजबूर करते हैं, जिससे कि आपके अंदर जब जितना आप उससे उसका सामना करते हैं, आपका डर उतना ज्यादा कम हो जाता है। तो ये तो फोबिया से जुड़ी हुई सारी बातें थी नाजरीन। आपको फोबिया के साथ एक और बीमारी, जिसे हम बीमारी का नाम देते हैं, वो है पैनिक डिसऑर्डर, दहशत ज़दा होने का आसार। यानी कि
जब हम हमारा डर बहुत तेजी से पनपता है या बहुत ज्यादा भयानक रूप लेता है वो, तो हम उसको दहशत या पैनिक या घबराहट की खराबी का नाम देते हैं। इसमें ये होता है कि बेचैनी की ये ऐसी बेचैनी की खराबी है जहां आपको बाकायदगी से घबराहट या खौफ के अचानक हमले होते हैं। यानी कि आप बाकायदगी से, यानी कि बिल्कुल होना ही है वो, बिल्कुल आप उससे बच नहीं सकते हैं। ऐसी घबरा इतनी ज्यादा बेचैनी या घबराहट होती है कि वो एक अटैक का रूप ले लेता है, हमले का रूप ले लेता है। यानी कि आप उससे बच बच नहीं पाते हैं। यहाँ पर ये देखा जाता है कि जब हम घबरा जाते हैं, यानी कि जब दहशत ज्यादा हो जाती है, तो कुछ इलामत उसकी होती है, कुछ खास खास इलामत होती है। कुछ कॉमन है जो कि ज्यादातर पाया जाता है, और कुछ खास होते हैं। जैसे कि जो कॉमन होता है वो है कांपना, कि जब जैसे ही आप दहशत ज्यादा हो जाते हैं आप कांपने लगते हैं, आपको डर लगने लगता है कि कहीं जिंदगी हमारी जो है वो हमारे हाथ से निकल नहीं जाएगी। किसी चीज को महसूस करने में आप नाकामयाब हो जाते हैं। अगर ठंडी चीज है, गर्म चीज है, तो आप उसका एहसास जो है वो नहीं कर पाते हैं, और आपकी जो सांस है वो जल्दी जल्दी चलने लगती है। सांसें जो है जिसको हम फूलना कह सकते हैं वो हो सकता है। जो दिल की धड़कन है वो उसकी रफ्तार में कमी बेशी होने लगती है, वगैरह वगैरह। आपका ब्लड प्रेशर जो है वो अफेक्टेड हो सकता है। ये सारी चीजें, जो है वो दहशत, जब हम दहशत ज्यादा हो जाते हैं तो हमें देखने को मिलती है। खास तौर पर इसमें जो इलामत जो इसकी खास तौर पर उसकी इलामत होती है वो ये होती है कि दहशत के हमले होते हैं लगातार। आप पैनिक अटैक से बार बार गुजरते हैं, और अलग अलग तरह के नए नए तरह की घबराहट और बेचैनी होती है। तो यहाँ पर भी इस तरह की बीमारी को भी DSM-5 ने बताया कि इसके भी होने के लिए कुछ शर्तें हैं। हर तरह की घबराहट को, बेचैनी को, और जो आपके अंदर डर पाया जाता है उसको हम पैनिक या दहशत नहीं कह सकते हैं। उसको कहने के लिए DSM-5 ने बताया कि कुछ उसमें भी शर्तें होती हैं, जिसकी कुछ इलामत होती है। ये सारी इलामत जो है कम से कम 10 मिनट तक लगातार आपके अंदर होते रहने चाहिए। अगर थोड़ी देर के लिए अगर होती है, कुछ सेकंड के लिए होती है, कुछ 1-2 मिनट के लिए होती है, तो फिर वो उस तरह इस कैटेगरी में उसे हम नहीं रख सकते। 10 मिनट तक एकदम बहुत ज्यादा इस तरह की जो इलामत है अगर वो होती रहती है, तो ही वो बीमारी का शक्ल लेगी, या उसे बीमारी का नाम दिया जाएगा। जिसमें ये कुछ इलामत इस तरह से आप अपने स्लाइड पर देख सकते हैं, जिसमें कि दिल का धड़कन का बढ़ना होता है, पसीने पसीने हो जाना होता है, कांपना है, सांसों का है, छोटे छोटे जो है सांस, या इसको फूलना कह सकते हैं। लगता है कि आपका गला जो है वो किसी ने दबा दिया है, गला आपका जो है वो बंद हो सकता है अब, या उल्टी की शिकायत हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं। आपको लगता है कि अब हम बिल्कुल नहीं जिंदा रह सकते, हम मर सकते हैं, वगैरह वगैरह। ये सारे अटैक जो है वो आपके लगातार 10 मिनट तक होते रहने चाहिए। तब हम ये मान सकते हैं कि आपको पैनिक डिसऑर्डर या दहशत की बीमारी जो है वो हो रही है। इसके अलावा और भी जो बताया उन्होंने कि रेकरेंट, कि लगातार ये इस तरह का जो अटैक है वो होते रहना चाहिए 1 महीना या फिर उससे ज्यादा तक ये डिसऑर्डर होने के लिए ये जरूरी है कि 1 महीना या लगातार 10-10 मिनट के इस तरह के अटैक आपको आते रहे, लगातार ये होता रहे, तो हम ये इसको बीमारी की शक्ल या बीमारी का नाम देंगे। जिसमें और इसकी जो वजहात हैं, क्या इसकी जो कॉजेस हैं, उस कॉजेस में सबसे पहले जो कॉज आता है वो आपके जिस्म के अंदर होने वाले जो हार्मोनल बदलाव होते हैं, उसकी वजह से ये बीमारी या इस तरह के जो अलामत है वो देखने को मिलती है। दूसरी बात होती है कि उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये भी हार्मोन से जुड़ी हुई है। ये दो हार्मोन होते हैं, इसका कम बेश हो जाने से हम अच्छा या बुरा महसूस करते हैं, जिसकी वजह से पैनिक या दहशत ज़दा हम हो सकते हैं। दूसरे काउजेस में आता है कि अगर अचानक से आपका सारा बैंक बैलेंस खत्म हो जाए, यानी कि आप बैंकरप्ट हो जाए, तो एक ऐसा
सदमा या झटका लगता है तो हम दहशतज़दा हो सकते हैं, या कोई ऐसी बीमारी हमें पता चले कि अब बस 1 या 2 दिन के ही हम मेहमान हैं और 1-2 दिन में हमारी मौत हो सकती है, या कुछ मिनट में ज़लज़ला आ गया है और अब ज़लज़ले में हमारी जान जो है वो चली जाएगी। तो ये सारे कुछ ऐसे वजह है जिससे कि दहशत की का माहौल बनता है और दहशत की बीमारी के हम शिकार होते हैं। अब इसके जो कुछ अलग-अलग नुक्ता नज़र है, तो हयातियाती नुक्ता नज़र के तहत हम ये देखते हैं कि एक तो इसके लिए हमारे जीन्स जो हैं वो ज़िम्मेदार होते हैं। उसके अलावा हमारे जो जिस्मानी जो हयातियाती जो फंक्शन जो होते हैं, वो इसके लिए ज़िम्मेदार होते हैं, यानी कि कुछ जो हार्मोन्स होते हैं या हमारे ज़हन के जो हार्मोन्स निकलते हैं, वो इसके लिए कुछ हद तक ज़िम्मेदार होते हैं। और इसके हयातियाती नुक्ता नज़र के अलावा जो नफ्सियाती नुक्ता नज़र है, उसमें ये बातें आती हैं कि हम कुछ ऐसी चीज़ें देख करके सीख लेते हैं, यानी कि जल्दी-जल्दी घबराना, जल्दी-जल्दी बेचैन होना, ये हम अपने आस-पास के माहौल में देख कर के सीखते हैं, या हम कुछ चीज़ों के लिए जो डर है वो अपने अंदर अपने हमारे ज़हन के, हमारे जिस्म दिमाग में वो इस तरह से पेवस्त होता है कि हम वो उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल सकते। जैसे कि अगर हम ये कहें कि ज़लज़ला आ जाएगा, तो ज़लज़ला के नाम से सिर्फ मौत ही हमारे सामने निकल के सामने आती है। तो जैसे ही अगर ज़लज़ला हम महसूस करते हैं, तो ये जो पहले से हमारे ज़हन में पेवस्त है बातें कि ज़लज़ला में मौत हो सकती है और कोई भी ज़िंदा नहीं बच सकता है, या हमारे हाथ-पैर इस कदर बेकार हो सकते हैं कि हम पूरी ज़िंदगी अपाहिज के तौर पे काट सकते हैं। तो ये सोच और ये जो पहले से हमारे दिमाग में था, ये चीज़ हम और ज़्यादा हमें दहशत ज़दा करता है और हम परेशान हो सकते हैं। या फिर कभी-कभी हमें ऐसा लगता है कि जो हालात हैं वो उसको हम इस तरह से देखने और समझने लगते हैं कि हालात हमसे बेकाबू हैं और हम उनको काबू नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर दहशत हो सकता है। और फिर हमारी सोच कि हम अपने अंदर ये सोच जो है अपने ज़हन में ये सोच बैठा के रखते हैं कि ऐसा ऐसा नुकसान हो सकता है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया मिसाल के तौर पर कि अभी कोरोना के टाइम में जितनी मौतें कोरोना की वजह से ना हुई, उतनी मौतें इस सोच की वजह से हुई कि अब अगर हम हमारे अंदर उसके इलामत हो रही है, यानी कि फीवर आ रहे हैं, सर्दी खांसी हो रही है और वो लगातार चल रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा, तो हमको कोरोना हो गया और अब अगर कोरोना हो गया तो सिर्फ मौत ही हमारे सामने है और कुछ नहीं है। तो ये जो सोच है, इस सोच की जगह पर अगर हम पॉजिटिव सोच रखें कि अगर कोरोना है तब भी हम उसे जीत लेंगे, ऑक्सीजन की भी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी और ऑक्सीजन की अगर जरूरत पड़ेगी तो उसका इंतजाम हो सकता है, वगैरह वगैरह। अगर हम अपनी सोच को बढ़ावा देते हैं तो उस सोच के तहत हम काफी हद तक अपनी परेशानी से निकल जाते हैं और हम दहशतज़दा नहीं होते हैं। तो कॉग्निशन या जो हमारी सोच होती है, जिस पे हम कुछ सोचने की सलाहियत रखते हैं, कुछ फैसले करने की सलाहियत रखते हैं, उसमें अगर कुछ खराबी आ जाती है तो हम दहशतज़दा हो सकते हैं। इसके इलाज के लिए भी सबसे पहले खास तौर पर कुछ दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट कुछ दवाएं हैं जिसमें, या कुछ ऐसे रिलैक्सेशन के लिए कुछ दवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर एक्सपोजर यानी कि सामना कराया जाता है कि भाई किसी चीज से अगर जलजला है या कोई ऐसी बीमारी है जो कि जानलेवा है, तो अगर हम उसका सामना करते हैं और उसका हिम्मत से उसको निभाने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है कि उसमें बहुत गुंजाइश बनती है कि हम कामयाब भी हो जाएं और हम जो है उस चीज से निकल जाएं। तो अगर हम इस तरह से अपने आप को ट्यून करते हैं, अपने आप को सोचते हैं, अपने आप को ढालते हैं, तो काफी हद तक हम इस दहशत से बच सकते हैं। या फिर हमारे आसपास के जो लोग हैं वो हमें जब हमारी मदद करते हैं, हमें सहारा देते हैं, हमारी हिम्मत अफजाई करते हैं, तो हम अपने दहशत से बाहर निकल सकते हैं। और इन सब से ऊपर हमारे अपने अंदर का हमारा जो जहन है, उस जहन में जो हम
जैसे अभी हमने आपको कहा कि हम सोचने समझने की जो हमारी सलाहियत होती है, उस सलाहियत को जब हम पॉजिटिव शक्ल देते हैं तो हम दहशत से काफी हद तक बाहर निकल सकते हैं। तो नाजरीन, ये था आपके सामने परेशानी, डर और बेचैनी से जुड़ी हुई कुछ बातें, जिससे उम्मीद है आपको कुछ जरूर फायदा हुआ होगा। और इंशाल्लाह इसी से जुड़ी हुई कुछ और बातें अगले क्लास में मैं लेकर के आपके सामने फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।